नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से रायपुर से आ रही है। राजधानी रायपुर से पुलिस कमिश्नरी को लेकर अधिसूचना शासन ने जारी कर दी है। आपको बता दें, निगम क्षेत्र में लागू होगी कमिश्नरी प्रणाली। कमिश्नरी में होंगे 21 थाने और रायपुर ग्रामीण में 12 थाने शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, लंबे समय से जिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर राजधानी रायपुर में कवायद चल रही थी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसे शुरू किया जाना था, उसको लेकर अब सरकार एक्शन में आ गई है और इसके लिए अधिसूचना निगम क्षेत्र में ये लागू कर दी गई है। आपको बता दें, 21 थाने कमिश्नरी सिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं। सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ इस पूरे मामले पर बने हुए हैं। मनोज, क्या सिस्टम बनाया गया, किस तरह की प्रणाली जो है वो पूरा जो सेटअप है वो कैसा बनाया गया है कमिश्नरी का? काफी दिनों से यह संशय लोगों में बना हुआ था कि रायपुर पुलिस कमिश्नरी पूरे जिले में लागू होगी अथवा सिर्फ निगम क्षेत्र में ही लागू होगी। इस पर से अब पर्दा पूरी तरीके से हट चुका है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना के मुताबिक जो है निगम सीमा क्षेत्र यानी कि बिरगांव नगर निगम और रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में ही कमिश्नरी लागू होगी और ग्रामीण के लिए अलग से एसपी की तैनाती की गई है। 21 जो थाने हैं वे हैं कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे, वहीं जो है 12 थाने ग्रामीण एसपी के अंतर्गत रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उरला थाना है, उरला थाना ही एक ऐसा थाना रहेगा जो कि कमिश्नरी के अंतर्गत भी आएगा आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा जो है उसका जो है ग्रामीण एसपी के अंतर्गत भी आएगा। इसके अलावा जो है अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, इन तमाम पदों का सेटअप तैयार किया गया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा जो पूरे पुलिसिंग की मॉनिटरिंग के लिए अलग से जो है प्रोटोकॉल की व्यवस्था रहेगी। वीआईपी ड्यूटीज के लिए अलग से व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। तो निश्चित रूप से जो काफी दिनों से लोगों के बीच यह संशय बना हुआ था किस प्रकार की कमिश्नरी रहेगी, क्योंकि जो समिति थी उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसे लेकर जो है यह बात सामने आती कि राज्य सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और भोपाल के अलावा जो वाराणसी में जिस प्रकार की कमिश्नरी लागू की गई थी उसी तर्ज पर जो है राजधानी रायपुर में भी कमिश्नरी लागू की जा सकती है और इस पर से अब जो है पर्दा पूरी तरीके से हट चुका है। मनोज, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया जा रहा था कि जिस तरह से पहले जो सेटअप बनाया गया था उसमें नया रायपुर को शामिल नहीं किया गया था, तो कभी जो नवीन सेटअप है क्या इसमें नवा रायपुर के जो क्षेत्र हैं वो भी शामिल होंगे? क्योंकि नवा रायपुर वो जगह है जहाँ पर पूरी जो मिशनरी है, जो पूरी मशीनरी काम करती है, वहाँ पे मंत्रालय है, सचिवालय है, विधानसभा है, तमाम मंत्रियों के घर हैं, सीएम हाउस हैं, तमाम डायरेक्टरेट वहाँ पर हैं, तमाम एनआरडीए के ऑफिसर्स वहाँ पे हैं। तो क्या नवा रायपुर को अब इस नए सेटअप में शामिल कर लिया गया है? तो बताना चाहूंगा कि ग्रामीण के अंतर्गत जो है ग्रामीण एसपी की तैनाती की गई है। इसके अंतर्गत जो है नवा रायपुर, राखी, अटल नगर, अभनपुर, मुजगहन, साथ ही साथ जो तिल्दा, नेवरा, खरोरा, मंदिर, हसौद, आरंग, ये तमाम जो थाने हैं वे जो है ग्रामीण एसपी के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो 21 थानों की बात हम कह रहे थे कि कमिश्नरी के अंतर्गत आ सकते हैं और 21 थाने ही जो है कमिश्नरी के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसमें रायपुर शहर के जो तमाम थाने हैं शहर के भीतर के वे जो है कमिश्नरी के अंतर्गत आ रहे हैं। और एक प्रकार से जो नया रायपुर जहां मंत्रालय भी है बताया जा रहा है, इसे भी जो है कमिश्नरी के अंतर्गत लाने की कवायद चल रही, लेकिन अब इसे ग्रामीण एसपी के हवाले कर दिया गया है। तो ग्रामीण एसपी के हवाले करेंगे। लेकिन मनोज, एक बात इसमें और आती है, जैसे कि पहले भी 4 लेयर में जो है वो शहर को बांटा गया था, जोन वाइज बांटा गया था कि एसपी रूरल अलग होंगे, एसपी सिटी अलग होंगे, एसएसपी के जिम्मे अलग जिम्मेदारी होगी। क्या इस तरह की कमिश्नरी में भी इस तरह का सेटअप होगा या फिर कुछ जो है पूरे शहर को, पूरे जिले को उस कमिश्नरी के अंदर रखा गया है? जो 21 थाने हैं उन्हें भी जो है अलग अलग जोन में बांटा गया है। इसमें जो है सहायक आयुक्त स्तर के जो एसीपी रहेंगे, एसीपी स्तर के अधिकारी रहेंगे, उनकी तैनाती की गई। इसे 3 जोन में बांटा गया है, पश्चिम, मध्य और उत्तर। तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो सारी कवायद की जा रही है, क्योंकि अपराध पर कंट्रोल जो है वही राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी को लेकर जो है कमिश्नरी लागू की जा रही थी। तो जो जोन वाइज जो बांटने का जो सिलसिला था वह भी पूरी तरीके से बांट दिया गया और इसकी भी अधिसूचना में पुष्टि कर दी गई है। एक बात और जो सबके जहन में है इस समय मनोज, जिस तरह से रायपुर राजधानी की जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ पर जो है वो हमेशा एक सवालों के घेरे में रहती है। विपक्ष हमेशा सवाल उठाते रहा है, लगातार होने वाली हत्याओं को लेकर, ड्रग्स की तस्करी को लेकर, छोटे मोटे अपराधों को लेकर, इन तमामों को लेकर कानून व्यवस्था हमेशा विपक्ष के निशाने पर रही है। और ये भी जब माना जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है हमेशा कि जब तक कोई
दमदार जो है अधिकारी इस पद पर नहीं बैठेगा, तब तक शायद इस पद को वो गरिमा प्रदान नहीं होगी या वो ताकत जो है वो नहीं मिल पाएगी जो कमिश्नर को मिलनी चाहिए। तो कमिश्नर की दौड़ में कितने नाम है, क्या है, कब तक इनकी जो है वो घोषणा हो जाएगी? देखिए, वर्तमान में जो रायपुर आईजी हैं, रायपुर रेंज के आईजी हैं, वही जो है रायपुर के कमिश्नर रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो आदेश जारी हुआ उसमें साफ लिखा हुआ है कि आईजी रेंज के अधिकारी को ही जो है पुलिस आयुक्त बनाया गया। हालांकि अभी नाम की पुष्टि नहीं की गई, तो यह माना जा सकता है क्योंकि 23 जनवरी से लागू करना है, इसकी पुष्टि जो है अधिसूचना में हो चुकी है। तो वर्तमान में रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा है और वही जो है अब रायपुर के कमिश्नर भी होंगे। शुक्रिया मनोज, पूरी जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि जिस कमिश्नरी सिस्टम को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी, खासतौर पर कानून व्यवस्था में जिस तरह से अंकुश लगाने की, जो उसमें कसावट लाने की बात की जा रही थी, लगातार अपराधों को लेकर विपक्ष के निशाने, जो विपक्ष के जो तीर है वो झेलती रही है सरकार। और उसको लेकर ये माना जा रहा था जब से कमिश्नरी सिस्टम अगर लागू हो जाता है तो न केवल लॉ एंड ऑर्डर में बल्कि अपराधों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें कंट्रोल जो है पुलिस का आएगा। और यही वजह है कि आज जो है कैबिनेट की बैठक के बाद कमिश्नरी सिस्टम को जो है यहाँ पर उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 23 जनवरी से ये जो है वो लागू हो जाना है। और फिलहाल जैसे कि मनोज बता रहे थे कि जो आयुक्त होंगे वो रायपुर के आईजी जो है उनको ही अभी जो है कमान संभालनी होगी, हालांकि नवीन पदस्थापना जो है वो होनी बाकी है। तो तमाम कवायदों के बाद अब जो है निगम क्षेत्र में कमिश्नरी की अधिसूचना लागू कर दी गई है राज्य शासन के द्वारा। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य संबोधन पर उठाए गए सवालों के जवाब में अब संत की ओर से तीखा पलटवार किया गया है। अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा के माध्यम से मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई को न केवल अपमानजनक बताया गया है बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी करार दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि मेला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए उस पत्र को 24 घंटे के भीतर वापस लिया जाए। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रशासन का पत्र शंकराचार्य की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। और ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे संत रामभद्राचार्य महाराज ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और साथ ही उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अन्याय किए जाने वाले बयान पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि अन्याय हुआ है, मैं जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम तो ये भी होता है कि गंगा तट रथ से नहीं लाया जाता। जब पुलिस ने रोका था तो आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम तक पैदल जाते हैं। अन्याय खुद उन्होंने किया है। शंकराचार्य को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य बनाया ही नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चे पैदा किए जाने के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हिंदू शब्द को लेकर दिए बयान पर भी उन्होंने अपना तर्क दिया और उन्होंने शास्त्र के बारे में कहा कि दिग्विजय को कुछ नहीं आता। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य उनको बनाया ही नहीं। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक सरंत हिंदवा। मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, हिमालय में समारभ्य जावदिंत सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदवा इत परिचक्षते। उनको शास्त्र का। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। आबकारी नीति को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वहीं स्वास्थ्य को लेकर भी कई अहम फैसले हुए, जिसमें शासन ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी। कैबिनेट के बाद साय कैबिनेट ने कौन कौन से अहम फैसले आज की बैठक में लिए गए, देखिए एक रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य की दिशा में भी अहम फैसला लिया गया है। साय कैबिनेट के अहम फैसले। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे संबंधित अनुषांगिक कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रख्यात शैक्षणिक संस्थान को नवा रायपुर में 40 एकड़ जमीन 90 वर्ष की लीज पर देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी। नई उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए STPI के साथ MOU का निर्णय लिया गया है। तकनीकी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने में यह MOU अहम होगा। कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लिया गया है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में लैब का प्रभावी संचालन होगा। पहले से उपलब्ध लैब को सुविधा और संसाधन युक्त बनाया जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुसार मरीजों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। आबकारी नीति से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लैब के संचालन तक कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के साथ MOU का निर्णय लिया है। साय कैबिनेट की बैठक में जहां आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, वहीं शासकीय अस्पतालों में लैब की सुविधा को मजबूत करने की दिशा में भी फैसला लिया गया। इससे आम लोगों को लैब से होने वाली जांच और उपचार में बड़ी राहत मिलेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा का एकाधिकार मिले या नहीं, इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्था की जाए, तो इधर उनके बयान पर बीजेपी का पारा गर्म हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। भोजशाला विवाद पर सियासी पारा हाई, फिर बहस पूजा होगी या नमाज। बसंत पंचमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। इधर दिग्विजय के बयान पर बीजेपी गरमाई। धार में 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने के कारण भोजशाला को लेकर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस दिन हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की अनुमति मांग रहा है, जबकि मुस्लिम समाज दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज की अनुमति की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों की मांगों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से पहले राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट काफी चर्चा में है। वो सरकार और जिला प्रशासन से संयम और संतुलन बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं और ये भी याद दिला रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा साल 2003, 13 और 16 में जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जब भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ते हैं, तब पूजा और नमाज दोनों के लिए समय निर्धारण की व्यवस्था पहले से तय है। तो दिग्विजय सिंह जी माँ सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी माँ सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं, उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। भोजशाला विवाद के बीच दिग्गी राजा की इस पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से तल्ख टिप्पणी आई है। बीजेपी नेता दिग्विजय के पोस्ट को हिंदुओं के खिलाफ बताते नजर आ रहे हैं, साथ ही उस पर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी। तर्क दिया गया है कि नमाज के लिए साल में 50 शुक्रवार, 25 मस्जिदें, पूजा के लिए साल में एक दिन एक स्थल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।
इंदौर शहर में एक तरफ जहां प्रशासन भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई बीमारियों से निपटने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भानगढ़ इलाके में एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल भगीरथपुरा से होकर गुजर रहे नाले से भानगढ़ इलाके के खेतों में पालक, मेथी, धनिया और गोभी जैसी सब्जियां उगाई जा रही है। पानी केवल गंदा ही नहीं बल्कि जहरीला है, जो सीधे सेहत पर हमला कर रहा है। इंदौर में जहरीली सब्जी का खतरा, मेयर बोले तुरंत एक्शन होगा। इंदौर में दूषित जल पीने से हुई मौतों का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब यहां जहरीली सब्जी पर बहस गर्मा गई है। दरअसल इस गंदे पानी से कुछ लोग पालक, मेथी, धनिया और गोभी जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। जी हां, ये भागीरथपुरा से होकर भानगढ़ की ओर बहने वाले नाले की तस्वीर है और इसी नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही है। इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। महापौर ने स्पष्ट किया कि निगम की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य है और प्रदूषित पानी से उगाई गई सब्जियों को बाजार तक पहुंचने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से और अन्य किसी माध्यम से मेरी जानकारी में आया है कि MR10 पर इस प्रकार की गतिविधि कुछ लोग कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। अभी मैं तुरंत निर्देश दे रहा हूं कि अगर इस प्रकार से नाले के पानी से कुछ लोग अगर खेती कर रहे हैं, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक नाले के पानी में केवल घरेलू गंदगी ही नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले लेड, सीसा जैसे घातक हैवी मेटल्स और ई कोलाई, साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यहाँ उगाई जा रही सब्जियों के खाने से जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे कि डायरिया, पेचिस, डिहाइड्रेशन और आखिर में मौत तक हो सकती है। इंदौर से INS 24/7 के लिए महेश मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में 31 जनवरी को धान खरीदी की अंतिम तारीख है, लेकिन इस बीच धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस का आरोप है किसानों को टोकन नहीं मिल रहे हैं, न ही उनके टोकन कट रहे हैं। लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है। वही भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। अब तक प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसान अपना धान सोसाइटियों में बेच चुके हैं। 110 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन अंतिम तारीख नजदीक आते ही किसानों की परेशानियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों के टोकन नहीं कट रहे हैं, जिससे वे समय पर धान नहीं बेच पा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में टोकन न कटने और अनवरी रिपोर्ट के नाम पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष उद्धव वर्मा कहते हैं, धान खरीदी के नाम पर सरकार किसानों को लगातार परेशान कर रही है। कभी टोकन का बहाना बनाया जा रहा है, कभी अनावरी रिपोर्ट के नाम पर किसानों को रोका जा रहा है। यह किसानों के साथ अन्याय है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कांग्रेस धान खरीदी के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में बम्पर धान खरीदी हो रही है। अब तक 20 लाख से अधिक किसान अपना धान बेच चुके हैं और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। बता दें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में लगातार किसान धान बेच रहे हैं। खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि विपक्ष किसानों की परेशानियों को लेकर सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर भाजपा सरकार के जिम्मेदार भी पलटवार की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा सरकार पूरे जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से किसानों को कभी टोकन के नाम पर, कभी अनावारी के नाम पर, कभी एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन के नाम पर, कभी और भी अन्य कारणों से परेशान करते आ रहा है। अब अंतिम 4-5 दिन जो बचा है उसमें भी लाखों किसान धान बेचने से वंचित है। आप देखे होंगे कि बीच बीच में ऐसी जो है वो बातें करके एक तरह से अपनी विपक्ष की भूमिका का केवल निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ठोस ऐसी जो है समस्या इंगित करके कांग्रेस इस मामले पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक दाना धान और जो वादा हमने सरकार के नाते किए थे उसको हम पूरा कर रहे हैं।
धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। एक और कांग्रेस किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेर रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीति करार दे रही है। कुल मिलाकर धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ साथ राजनीति भी गरमाई हुई है। धान खरीदी की तारीख बढ़ेगी या किसानों की टोकन की समस्या का निराकरण होगा, यह देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर।